बहुत नमस्कार। ये कह रहा गुस्से में हो नहीं भाई, मैं देख रहा था चालू हुआ कि नहीं, ऐड भी तो आता है। हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है सभी लोगों का आज। और आज हम बात करेंगे कि केमिस्ट्री में 180 में 180 कैसे लाएं। तो क्या ये इतना आसान है? सबसे पहली बात, क्या ये इतना आसान है कि बस बोल दिया 180 में 180 और आपके आ जाएंगे? देखो, इतना आसान भी नहीं है। और नीट एग्जाम क्वेश्चन भले ही आसान आते हैं, लेकिन उतना आसान नहीं है कि पूरे में पूरे नंबर लाए जाएं। लेकिन आ सकते हैं। आसान नहीं है, मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। तो आप 180 में 180 ला सकते हो अगर आप कुछ चीजें फॉलो करते रहो, है ना। कुछ चीजें अगर आप फॉलो करते रहो तो आपके जरूर आ जाएंगे। तो सबसे पहली बात, जो मेरे बैक साइड आपको दिख रहा है कुछ क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, असंभव तो नहीं है, लेकिन पहले तो सोचने वाली बात है। इस क्वेश्चन मार्क पे पहले आप कुछ सेकंड विचार करें कि क्या मेरे 180 में 120, 180 में 180 आ सकते हैं। सोचें जरा, 180 में 180 आ सकते हैं क्या? और मुझे जवाब बताएं जल्दी फटाफट से, क्या आप 180 ला सकते हो? जल्दी बताएं। कुछ बच्चे कह रहे हैं आ सकते हैं, यस सर यस सर। मतलब किसी ना किसी के आते हैं, यानी कि आपके भी आ सकते हैं। पहली बात तो ये, सबसे पहला पॉइंट यही है कि किसी ना किसी के 180 में 180 आएंगे, यानी कि आपके भी आ सकते हैं। ये लाइन आपको एक पेज पर लिखकर पहले सामने चिपकानी होगी, जो भी आपका स्टडी रूम है। क्या लाइन आपको चिपकानी होगी? इस लाइन के बारे में सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे हम, है ना, कोई हवाबाजी नहीं। किसी ना किसी के आएंगे, इंग्लिश वाली हिंदी पढ़ लेते हो ना, यानी मेरे भी आ सकते हैं। असंभव तो नहीं है, लेकिन कैसे आप ला सकते हो, पहली बात तो ये, कैसे आप ला सकते हो, पहली बात तो ये। सबसे पहला तो देखो, पढ़ना तो पड़ेगा, ये आपके दिमाग में बिठा लो। अगर आपने सच में ये चुना है कि नेक्स्ट ईयर मैं एग्जाम दूं नीट का, तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। आप बिना पढ़े नंबर नहीं ला सकते, पहली बात। कोई शॉर्टकट मार के नंबर नहीं ला सकते, मेहनत आपको करनी ही होगी। ये बात एकदम दिमाग में बिठा लो। और डेली अपने दिमाग को बताओ कि मुझे मेहनत करनी होगी, तभी मैं सिलेक्ट हो पाऊंगा, तभी मैं 180 में 180 ला पाऊंगा। पहले अपने दिमाग में लाओ। तो अब हम बात कर लेते हैं कि क्या वो पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे इस तैयारी के दौरान। क्योंकि देखो, मैच तो आपका स्टार्ट होने वाला है ना। अब मैच आपका 18 तारीख से शुरू होगा। तो अभी हम 4-5 दिन पहले क्या कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि हमें मैच कैसे खेलना है। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी कि हमारे पहले गेम के रूल सेट हो जाएं, ताकि हम तैयारी उसके अकॉर्डिंग कर पाए। नहीं तो शुरू में 1-2 महीने निकल जाते हैं, फिर समझ में आता है कि नहीं ऐसा करना चाहिए। इसलिए हम आपके सामने आज आए हैं कि हम आपको बता दें कि इस तरीके से आपको चलना पड़ेगा, तभी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। और तैयारी आपकी अच्छी हुई और ऊपर वाले का साथ हुआ तो जरूर 180 में 180 आपके आ जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहला सवाल जो था वो आपके दिमाग में आ चुका था और उसका जवाब मैं दे चुका हूं कि किसी ना किसी के आएंगे, यानी कि तुम्हारे भी आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के 3 सेगमेंट की। एक है मेरे पास फिजिकल केमिस्ट्री, एक है मेरे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक है मेरे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसा कि सब लोग जानते हैं। और केमिस्ट्री इतना बढ़िया सब्जेक्ट है कि यह आपके दिमाग के सारे धागे खोल देता है। कैसे? फिजिकल केमिस्ट्री की जहां तक मैं बात करूं, तो फिजिकल केमिस्ट्री आपकी कैलकुलेशन चेक करेगी, यानी कि लिटिल बिट मैथ्स तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए इसमें। तो फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा कैलकुलेशन चेक होता है। ऐसा नहीं है कि हर एक सवाल न्यूमेरिकल आता है फिजिकल में से, कुछ कॉन्सेप्चुअल सवाल भी आते हैं। तो तैयारी के दौरान जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे से आपको सारे लेक्चर करने हैं। अगर आपने एक भी लेक्चर मिस नहीं किया, सारे लेक्चर कवर कर लिए, रिवीजन लेक्चर कवर कर लिए, अच्छे से नोट्स बना लिए, टेस्ट एक भी नहीं छोड़ा, तो कोई नहीं रोक सकता तुम्हारे नंबर आने में।
भाई कहां जाएंगे नंबर फिर, अगर तुमने ये सारी चीजें फॉलो कर ली। बस यही तो फॉलो नहीं होता, यही तो हमारे अंदर वो जिद है, वो पता नहीं एक महीने के बाद कहां ठंडी पड़ जाती है। शुरू के एक महीने बहुत जोरदार तैयारी चलती है, लेकिन फिर पता नहीं कैसे आपकी जिद जो है वो कमजोर होती जाती है, और फिर आप उस समय खड़े होते हो कि जब आपका ढेर सारा बैकलॉग हो जाता है। तो पहले से ही बता रहा हूं, हर एक लेक्चर आपको कवर करना है, प्रॉपर रिवीजन लेक्चर देखना है, शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं, उसका रिवीजन करके टेस्ट अच्छे से अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं कि तैयारी नहीं है और टेस्ट चले देने। भाई ऐसी नौबत ही क्यों आने दे रहे हो कि बिना तैयारी के टेस्ट देना पड़ रहा है ना? तो ये चीज बिल्कुल ध्यान रखें। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपकी कैलकुलेटिव वाली अप्रोच चेक हो जाती है कि आपकी कैलकुलेशन कैसी है, और कोई बहुत भारी कैलकुलेशन नहीं आती, कोई ऐसी बहुत भारी मैथ्स वाली कैलकुलेशन नहीं आती, सिंपल कैलकुलेशंस आती हैं, फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकालने वाली चीजें ज्यादातर मिलेंगी आपको इसमें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी लॉजिकल अप्रोच चेक होगी, लॉजिकल अप्रोच आपकी चेक होगी कि बॉन्ड किसका किससे बन रहा है, ठीक, कौन से बॉन्ड टूट रहे हैं, कौन से नए बॉन्ड बन रहे हैं, बिल्कुल बेसिक लॉजिक लगता है इसमें। और कुछ टाइप ऑफ रिएक्शन होती हैं जो आपको पढ़ाया जाएगा, जिससे भी आप पढ़ रहे होगे बिल्कुल उनको फॉलो करना, वो बिल्कुल बताते जाएंगे कि इस रिएक्शन में ये इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये वाला सवाल पिछले साल आया था, ये वाला सवाल पिछले से पिछले साल आया था। ये सारी की सारी चीजें आपके साथ हो रही होंगी, बस आपको लेना है उस चीज को, आपको एक्सेप्ट करना उस चीज को कि जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं आपके, वो बिल्कुल आपकी मदद कर रहे हैं। पहली बात तो ये मान के चले कि वो आपको उस जगह पर बता रहे हैं कि नहीं ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको लिख लो लिख लो लिख लो, इसके सवाल लगा लो, वो बिल्कुल आपके सामने खड़े होंगे और बता रहे होंगे, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जस्ट लाइक ऑर्गेनिक, इसमें भी लॉजिकल अप्रोच ही होती है, लेकिन कुछ इसमें कुछ रिएक्शन वाइज पोर्शन है, जैसे ब्लॉक केमिस्ट्री वाला पार्ट है, ठीक है, इसको आपको बार बार लिख लिख के याद रखना ही होगा। और इसमें ऐसा नहीं कि मतलब एकदम बैठ के रटने लगे। ब्लॉक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग की बहुत अच्छी अप्रोच लगती है, तो केमिकल बॉन्डिंग को अगर आपने समझ लिया ना, केमिकल बॉन्डिंग को अगर आपने अच्छे से समझ लिया, तो ये समझ लो कि आपकी ये ब्लॉक केमिस्ट्री अच्छी हो जानी है। केमिकल बॉन्डिंग की ही चीजें वहां अप्लाई होंगी, उसमें भी लॉजिक होता है। कई बार आपको लगता है कि नहीं इनऑर्गेनिक तो रटने वाला सब्जेक्ट है, ठीक है, चीजें तो सारी याद करके जाते हो, चीजें तो सारी दिमाग में बैठा के जाते हो ना एग्जाम में, तो ऐसा इनऑर्गेनिक के साथ जाती क्यों करते हो तुम लोग कि नहीं इनऑर्गेनिक में तो रटना पड़ता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी टीचर्स पढ़ाएंगे वो बिल्कुल लॉजिकल अप्रोच से आपको चीजें सिखाएंगे, तो उनका इस्तेमाल करना है। हाँ, कुछ जगह पर ट्रेंड्स होते हैं, कुछ जगह पर रिएक्शन होती हैं, तो वो बार बार लिख के आपको देखना पड़ता है। फिजिक्स में भी तो यही करते हो आप, फिजिकल केमिस्ट्री में भी यही करते हो, बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, आपको चीजें दिमाग में बैठ जाती हैं कि इस टाइप के सवाल में ऐसा फॉर्मूला लगता है, इसमें ऐसा फॉर्मूला लगता है। तो है, देखो है साइंस, और साइंस बहुत लॉजिकल है, इतना तो आप समझ लो, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही लॉजिकल चीज है, इसको रटने बैठ गए तो कहानी खत्म हो जाएगी। कितना रटोगे भाई, कितना रटोगे? और आपको नीट की तैयारी करनी है, कोई पीएचडी नहीं करनी। पहले तो आप ये क्लियर हो जाओ, पहले आपके दिमाग में ये क्लियर पॉइंट होना चाहिए कि मैं जो पढ़ूंगा वो पेपर में आना चाहिए। यानी कि अगर नीट तक की बात करें तो पिछले साल 2023 का भी पेपर देखें तो एनसीईआरटी बेस्ड बहुत सारी चीजें थी, मैक्सिमम चीजें एनसीईआरटी बेस्ड थी। इसका मतलब आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और वो एनसीईआरटी कहां से करोगे? टीचर्स पढ़ा देंगे यार, हम लोग किस लिए बैठे हैं? हम लोग निकाल निकाल के रिएक्शन पढ़ाएंगे आपको उसमें से, और यही तो करते आ रहे हैं इतने सालों से, है ना। तो बिल्कुल अच्छे से आपको फॉलो करना है, ठीक। किसी भी इंडिविजुअल के साथ कोई जाति नहीं करनी कि नहीं हमको तो ऑर्गेनिक पढ़नी है, नहीं हमको फिजिकल पढ़नी है, नहीं हमको आईओसी पढ़नी है। जब आपकी ये तीनों चीजें सही होंगी तभी हम बात करेंगे 180 की। इसका मतलब है कि तीनों आपकी इक्वली गुड होना चाहिए, है ना, तीनों आपके इक्वली गुड होना चाहिए, तभी मामला जमेगा, तभी मामला जमेगा। और पेपर में ऐसा होता है, जैसे इस बार थोड़ी इनऑर्गेनिक में ट्विस्ट करके चीजें पूछी गई हैं, हो सकता है कल के दिन ऑर्गेनिक में या फिजिकल में पूछ लें, है ना। तो वो सारी की सारी चीजें आपको बैच में सिखाई जाएंगी भाई, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तीनों पोर्शन है, तीनों अपने आप में लॉजिकल हैं, सबके अपने अपने लॉजिक हैं, ठीक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी अपने तैयारी के दौरान, जो
इस पाथ पर आपको ले जाएंगी जिसका डेस्टिनेशन 180 आउट ऑफ 180 होगा, जो आपको इस डेस्टिनेशन पर ले जाएंगी। सबसे पहली बात तो अपने आप को चैलेंज करो, अपने आप को चैलेंज करो। जब तक आप स्वयं को नहीं हराओगे आप नीट को नहीं हरा पाओगे। जब तक आप स्वयं को नहीं हराओगे नीट को नहीं हरा पाओगे। अपनी लिमिट को पुश करो। कभी भी कंफर्ट जोन में सिलेक्शन नहीं मिलता है। जितने लोग सिलेक्ट हुए हैं पिछले साल और इस बार जितने लोग सिलेक्ट होने वाले हैं, सबने अपना कंफर्ट तोड़ा है, वो बैरियर तोड़ा है। आप उस कंफर्ट से आगे निकलोगे तभी सिलेक्शन हो पाओगे। आपको अपने आप को चैलेंज करना होगा। जैसे अगर आप आज 20 सवाल बना पा रहे हो तो कल आपसे 20 से ज्यादा सवाल बनने चाहिए, 22, 25, 28 ऐसे सवाल बनने चाहिए। और अगर कल 28 बन रहे हैं तो अगले दिन 30 बनने चाहिए। अपनी लिमिट को एक्सपांड करना है तुम्हें। क्योंकि अभी क्या है ना, अभी तुम जो सोच के बैठे हो कि नहीं जितना आएगा हम उतना पढ़ लेंगे, सवाल कहां से लगाओगे? तो जो डीपीपी आपको मिलेगी, जो प्रैक्टिस सीट्स आपको मिल रही होंगी, जो एडिशनल प्रैक्टिस क्लासेस में चल रही होगी, वो सारे के सारे सवाल आपको बनाने हैं। लेकिन वो आपको करना ही होगा, तभी आपका काम बन पाएगा। ठीक है, तो अपने आप को चैलेंज करें, हर दिन अपने आप को चैलेंज करें। और कल जो आपने किया और आज जो आप करने जा रहे हो वो कल से बेहतर होना चाहिए। कल जो आपने किया उससे बेहतर आपका आज होना चाहिए और उससे बेहतर अगले वाला दिन होना चाहिए। इसी को तो सुधार बोलते हैं। ठीक है, और आसान नहीं है, ये करना पड़ेगा। बैठना पड़ता है भाई, चेयर पे बैठ के टेबल पे लिखना पड़ता है, घिसना पड़ता है। पेन के पेन खत्म हो जाने चाहिए तुम्हारे। समझ रहे हो? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। दूसरी बात, स्टिक टू सिलेबस। इसका मतलब क्या है? सिलेबस से इधर उधर नहीं भागना है। सिलेबस से इधर उधर नहीं भागना है। जो सिलेबस में है वही पढ़ना है, और वही चीज हम लोग एश्योर करते हैं कि वही चीज आपको पढ़ाई जाती है, उसी पर ही हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करा देते हैं, ना कि कोई एडिशनल कुछ उल्टा सीधा पढ़ा रहे हैं। तो सिलेबस से स्टिक रहना है। आपका सिलेबस आपको पता है, और जब आप पढ़ने आओगे तो हम लोग भी बता देंगे कि भाई साहब ये सिलेबस है आपका, इतनी चीजें इसमें पढ़नी है। वरना बैठने भाई पढ़ने को बैठ जाओ तो इनफाइनाइट चीजें हैं, पढ़ते रहो, ज्ञानी बन जाओ। क्या मतलब है ऐसे ज्ञान का जो सिलेक्ट ही ना करा पाए तुमको? बन गए ज्ञानी, क्या करोगे? तो वही मैं कह रहा हूं कि भाई आपका पहली बात तो आपका गोल क्या है, आपका एम क्या है। आपको डॉक्टर बनना है, नीट क्वालिफाई करके डॉक्टर बनते हैं। ऐसा नहीं कि चार चीजें ज्यादा पढ़ के चौराहे पे खड़े हो जाओगे और लोग तालियां बजाएंगे। कोई ताली नहीं बजाता। जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक लोग तालियां नहीं बजाएंगे तुम्हारे लिए। ठीक है, अगला पॉइंट देखें, आइडेंटिफाई वीक पॉइंट्स। ये आपको खुद पता है कि मैं किस टाइप के सवालों में फंस रहा हूं, और वो आपको टेस्ट की एनालिसिस से भी मिल जाएंगे। जो हम लोगों की टेस्ट तुम दे रहे होगे ना, उसकी एनालिसिस जब तुम कर रहे होगे तो उस एनालिसिस से भी मिल जाएंगे कि तुमसे इस टाइप के सवाल नहीं बन रहे हैं, यानी कि तुम इस टाइप के सवाल की प्रैक्टिस करो, घिसो, सीखो, रिवाइज करो, बार 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 रिवाइज करो। दिमाग में बिठाना इतना आसान काम नहीं है। बार 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 चीजें रिकॉल होनी चाहिए। एक ही चीज 4 बार 5 बार आपकी नजरों के सामने निकलनी चाहिए, तब जाके वो धीमे धीमे दिमाग में बैठेगी। और एग्जाम में दिमाग ले जाते हो, नोट्स नहीं ले जाते हो, है ना? तो अपने वीक पॉइंट पता करो कि कहां पर तुम फंसते हो, किस टाइप के सवाल में फंस रहे हो, कैसे चैप्टर में तुम फंस रहे हो। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको न्यूमेरिकल में बहुत मजा आता है, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन में हवा टाइट हो जाती है कि सर ये क्या हो गया, सर ये क्या पूछ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। तो प्रैक्टिस करो ना उसकी। भाई बैठ के रोने से कोई सॉल्यूशन थोड़ी निकलता है। किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकलता है? जब आप उस प्रॉब्लम से लड़ते हो। बैठ के सॉल्यूशन नहीं मिलता। ठीक है, तो आपको अपने वीक पॉइंट आइडेंटिफाई करना और उस पर काम करना है। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा अपने आप में एक सवाल है। ये अपने आप में एक सवाल है, टाइम मैनेजमेंट। इसका सीधा सॉल्यूशन ये है, टाइम वेस्ट करना बंद कर दो, अपने आप समय ही समय निकलेगा। 3 बार रिपीट करूंगा, टाइम वेस्ट करना बंद कर दो, अपने आप टाइम ही टाइम निकलेगा। टाइम वेस्ट करना बंद कर दो, अपने आप टाइम ही टाइम निकलेगा। एक बार और सुन लो, आखिरी बार। टाइम वेस्ट करना बंद कर दोगे तो अपने आप समय निकलेगा। जो बोलते हो ना कि सर टाइम नहीं निकल रहा, कितना वेस्ट करते हो, पहले खुद अपने ग्रेवान में झांक के देखो तुम। टाइम वेस्ट करना बंद कर दोगे, अपने आप समय निकलता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि टाइम ना निकले।
ठीक है। प्रैक्टिस ये कहां से कर रहे होगे प्रैक्टिस? भाई आपके पास कोई स्टडी मटेरियल होगा, आपके पास डीपीपी होगी, आप टेस्ट दे रहे होगे, तो इतने सारे क्वेश्चंस आपके सामने एक चैप्टर के आ रहे होंगे कि वो मोर देन सफिशिएंट होते हैं एग्जाम में आने वाले सवाल को बनाने के लिए। एग्जाम में आने वाले सवाल को बनाने के लिए भाई हम एक चैप्टर में बहुत सारे सवाल करते हैं, लेकिन आता तो उस चैप्टर से एक या दो सवाल है ना, तो इतने सारे सवालों में से एक दो सवाल तो आएगा ही आएगा। इतना तो ध्यान रख लो तुम, कितने करेंगे तो उसमें तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपको करती रहनी है, कोई भी डीपीपी नहीं छोड़नी, कोई भी टेस्ट नहीं छोड़ना, जो मटेरियल तुम फॉलो कर रहे हो उसको पूरा लगाना है पहले दिन से। सिक्स्थ पॉइंट की बात करें, लर्न विद पिक्चर्स। इसका मतलब क्या है? आप अगर कोई चीज लिखी हुई देखते हो, मतलब शब्दों में लिखी हुई है, तो कई बार हम उस शब्द का अर्थ नहीं समझ पाते हैं, या आधी लाइन पढ़ने के बाद सीधे चौथी लाइन पर जंप कर जाते हैं। ये इसमें कोई गलती नहीं है, ये हमारा दिमाग है, ह्यूमन माइंड ऐसे ही होता है कि चार लाइनें लिखी हैं तो रेयरली ही लोग चार लाइन पढ़ेंगे, आधी लाइन पढ़ेंगे, फिर आधी लाइन का खुद ही मतलब बना लेंगे, अगली लाइन तो पता नहीं कहां से आ जाएगी, और फिर उसके अगली वाली लाइन में अपना कंक्लूजन दे देंगे, अच्छा इसमें तो ऐसा लिखा है। तो इसलिए ये जो लाइंस लिखी होती है ना, इनसे ज्यादा बेहतर चीज जो मैं मानता हूं, ये मेरा अपना मानना है, पिक्चर के थ्रू बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगी। तो अगर कभी भी आपको लाइनें ज्यादा परेशान कर रही है थ्योरी में, उसकी एक नई कहानी बना लो, अपनी नई पिक्चर बना लो। बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल, जिससे खुद भी कनेक्ट कर सकते हो, इससे तुम्हारी थॉट प्रोसेस भी डेवलप होगी। तो ये काम तुम खुद भी कर सकते हो, बाकी टीचर्स तो कराते ही हैं, बताते हैं कि नहीं इसको इस तरीके से समझते हैं, इसको ऐसे समझते हैं, लेकिन लाइन से पिक्चर ड्रॉ करना, दिमाग में कोई कहानी बनाना, तो उस पिक्चर के थ्रू आप ध्यान रखोगे तो आपको बहुत जल्दी चीजें रिकॉल होती हैं। ह्यूमन माइंड है भाई, पिक्चर से जल्दी सीखता है, ऑडियो विजुअल से तो और ही ज्यादा सीखता है। अगर वीडियो से तुम सीख रहे हो तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है उससे सीखना, लेकिन जब खुद सेल्फ स्टडी कर रहे होगे तो उस समय खुद के वीडियो थोड़ी बना रहे होगे, तो उस समय तुम क्या है, पिक्चर के फॉर्म में ध्यान रख सकते हो। या एक और तरीका है, जब तुम पढ़ रहे हो, तुमको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है कोई पॉइंट, अपने ही शब्दों में ऑडियो रिकॉर्ड कर लो और उसको सुनो 3-4 बार, चीजें अपने आप आपके दिमाग में जाएंगी। तो ये कुछ तरीके होते हैं अपार्ट फ्रॉम घिसने से, जो अलग तरीके हैं, जैसे पिक्चर से ध्यान रख सकते हो, अपने ऑडियो खुद सुन के भी ध्यान रख सकते हो चीजों को, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, टेस्ट दीजिए रेगुलर और उसका एनालिसिस कीजिए, और ये फाइंड कीजिए कि हमसे गलती कहां हो रही है, क्या हमारी मिस्टेक सिली मिस्टेक टाइप की तो नहीं हो रही है, या हमारा ध्यान कॉन्सेप्ट की तरफ तो नहीं गया। भाई हो सकता है कई बार कॉन्सेप्ट तुम गलत तरीके से समझ लेते हो, गलत इंटरप्रेट कर लेते हो, वो तो समझना अपने अपने ऊपर है। भाई मैंने समझा कि नहीं ये चीज ऐसी होनी चाहिए, किसी ने समझा ये चीज नहीं ऐसी होनी चाहिए, तो उस चीज को समझो कि हमसे गलती क्या हो रही है, गलतियों को ढूंढो और उसको खत्म कर दो। कोई भी गलती पहली बार होती तो वो गलती नहीं होती है, दूसरी बार उसको गलती कहा जाता है। पहली वाली गलती होती इसलिए क्योंकि सुधार लो और आगे ना करो, और बार बार रिपीटेटिव गलती करते रहोगे ना तो गुनाह बन जाता है वो। तो इसलिए कोई भी गलती तुमसे पहली बार हो रही है, उसको बस पहली बार ही रहने दो, अगली बार से वो गलती ना होने पाए। ठीक है, आगे चलते हैं। जब तुम रिवाइज कर रहे होगे चीजों को, रिवाइज कर रहे होगे तो कैसे रिवाइज करोगे? मान लो तुम्हारा कोई एक चैप्टर या दो चैप्टर हो गया, अब वो टेस्ट में आने वाले हैं, तो वो जो तुमने शॉर्ट नोट्स बनाए थे उससे रिवीजन करो, बार बार मेन नोट से रिवाइज करोगे, धीमे धीमे दिमाग पे बर्डन बढ़ेगा और कुछ नहीं। भाई मान लो किसी टेस्ट में एक ही चैप्टर आ रहा है, तुम्हें बड़ा मजा आएगा, चलो इसी से ही तो आया नोट से, लेकिन सोचो जब नीट का पेपर देने बैठोगे, इतने सारे चैप्टर होंगे, लास्ट मोमेंट रिवीजन करना होगा या 10-15 दिन पहले रिवीजन करना होगा, उस समय समझ नहीं आता कि कौन सा चैप्टर खोलना है। 3-3 4-4 तुम्हारी नोटबुक भर चुकी होंगी तब तक, कौन सी नोटबुक खोल ली है पता ही नहीं चलेगा, कईयों को तो नोटबुक मिलती भी नहीं है। तो इसलिए रिवीजन करो शॉर्ट नोट्स के थ्रू, और शॉर्ट नोट्स कब बनाओ? जब तुम्हारा लेक्चर चल रहा हो, उसके साथ साथ उसके शॉर्ट फॉर्म में नोट्स आपको ही बनाने हैं। खुद के नोट्स बहुत अच्छे होते हैं भाई, अगर तुम खुद के नोट्स बनाओगे हमेशा खुश रहोगे, तुम्हारे बच्चे भी खुश रहेंगे तुमसे। खुद के नोट्स होने चाहिए, लेकिन हम लोग तो अपनी तरफ से दे देंगे, लेकिन वो एक टेम्पलेट के फॉर्म में यूज करो कि अच्छा इस तरीके से लिखना, लेकिन लिखो खुद। खुद के नोट्स चाहे कितनी भी गंदी राइटिंग में लिखे हो, हमेशा सही होते हैं। कुछ भी आप लिख रहे हो लेकिन आपको खुद समझ में आ जाता है, अच्छा मैंने इस जगह ये लिखा है।
और अगर खुद की राइटिंग नहीं समझ पा रहे हो तो भाई आए क्यों, फिर क्यों देख रहे हो फिर ये वीडियो, है ना? खुद की राइटिंग तो समझ में आना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये मैं अपने स्टूडेंट वाले जीवन में बड़ा फॉलो करता था। टीच अदर्स व्हाट यू हैव लर्न। आपने कोई चीज याद कर ली या ध्यान रख ली या आपको समझ में आ गई तो वो किसी और को भी सिखाओ। अगर आपके कोई दोस्त यार हैं जो आपके साथ नीट की तैयारी कर रहे हैं तो बकवास में समय खराब ना करो। जैसे मैं और मेरा दोस्त था दुष्यंत, हम लोग यही करते थे कि मैं उससे बोलता था कल मिलोगे ना तो सबसे पहले हाइड्रोजन की रिएक्शन पूछेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैसे बनाते हैं, तुम मुझसे जीओसी के सवाल पूछ लेना। तो इस तरीके से भी चीजें सीखी जाती हैं। तो दोस्ती में उल्टी सीधी बातें नहीं, मतलब ठीक है आपस की जो बातें होती वो तो होंगी, लेकिन सबसे पहले काम ये कि जब मिलेंगे तब सबसे पहला काम ये करेंगे कि तू मुझसे दो रिएक्शन पूछना, मैं तुझसे दो रिएक्शन पूछूंगा, या तू मुझसे ये फॉर्मूला पूछना इस वाले पार्ट के, मैं तुझसे ये फॉर्मूले पूछूंगा। तो ये बहुत इफेक्टिव होता है ना? और अगर आपका कोई छोटा भाई है, मान लो आप 12th में पढ़ रहे हो या ड्रॉप लिया आपने, कोई छोटा भाई 11 12th में, उसको पढ़ाओ, चीजें सीखो और उसको पढ़ाओ, चीजें दिमाग में जाएंगी, उसके भी और तुम्हारे भी। और ये जो मैं बोल रहा था ना, खुद के स्टडी नोट्स होने चाहिए, किसी और के स्टडी नोट्स पर कभी भरोसा ना करें। उसने किस सेंस में चीजें लिखी हैं, क्या लिखा है, कौन सा एग्जाम्पल लिया है, आप नहीं समझ पाओगे। आपको देखने में तो बड़े सुंदर लगेंगे, ये तो हम लोग भी देख रहे हैं, आपको शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला बुक, माइंड मैप सब दे रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ एक टेम्पलेट के तौर पे यूज करना। फिर कह रहा हूं मैं, खुद के ही नोट्स होने चाहिए, खुद के ही माइंड मैप होने चाहिए, खुद को ही शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, तभी तो तुम उस चीज की ओनरशिप ले पाओगे कि मेरे नोट्स हैं, इन नोट्स से मैं पढ़ा था तो सिलेक्ट हुआ था। जब तुम रिजल्ट सेलिब्रेशन में नेक्स्ट ईयर आओगे तो ये बताओगे कि सर हमने ये इन नोट्स से पढ़ के डॉक्टर बना हूं मैं या डॉक्टर बनी हूं मैं। तो जो कितना इंपॉर्टेंस होगा उन नोट्स का। तो ये आपको करना ही होगा, खुद के नोट्स होने चाहिए। और भाई साहब स्टडी टेबल होनी चाहिए आपके पास, लेट के कभी दिमाग में नहीं जाएंगी चीजें, या कहीं बैठ गए तब कभी दिमाग में नहीं जाएंगी। प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड स्टडी टेबल आपकी होनी चाहिए जहां तुम बैठो, और उस स्टडी टेबल, ऑर्गेनाइज का मतलब क्या, भसड़ नहीं होनी चाहिए उसमें कि पता चला ये भी डला है, ये भी डला, ये भी डला। फिजिक्स पढ़ रहे हो तो बायो भी रखी हुई है, केमिस्ट्री भी रखी हुई है। जो चीज पहले जो तुम पढ़ रहे हो उसकी ही चीजें होनी चाहिए। भाई मान लो तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो तो सिर्फ फिजिक्स ही उस स्टडी टेबल पे होना चाहिए। केमिस्ट्री पढ़ो तो केमिस्ट्री, क्यों? क्योंकि होता क्या है, मान लो तुम फिजिक्स सॉल्व कर रहे हो, कोई सवाल सपोज नहीं बना तुमसे, तुम तुरंत जम कर जाते हो, अच्छा बायोलॉजी रखी सामने उठा लेता हूं। आप अपने हाथ रोक ही नहीं पाते हो, क्योंकि हम हमेशा कंफर्ट चाहते हैं, जो चीज हमें आती है वो हम पढ़ते रहते हैं और उसी का गुणगान करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है? एज अ स्टूडेंट अगर देखें तो आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है। आपको फिजिक्स भी पढ़नी है, आपको केमिस्ट्री में पीसीओसी आईओसी तीनों पढ़ने हैं, आपको बॉटनी जूलॉजी पढ़नी है। तो आपको एक बैलेंस बना के रखना होगा। हाँ ठीक है, कोई चीज तुम्हें पसंद है, होता है भाई, कोई सब्जेक्ट बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, तो उसको कम टाइम दो ना, ज्यादा क्यों दे रहे हो? कोई सब्जेक्ट अगर अच्छा लग रहा है तो वो कम समय में तैयार हो जाएगा, तभी तो अच्छा लग रहा है ना, वरना अच्छा क्यों लग रहा है ना? तो बाकी जो कमजोर वाले सब्जेक्ट तुमको लग रहे हैं कि यार ये चीज मुझे समझने दिक्कत आती है, तो उसको छोड़ो मत कि यार, फिर दिमाग में बिठा लेते हो ये तो अब बनेगा ही नहीं मुझसे। फाइट तो मारो, तुमने फाइट मारी? कोई फाइट नहीं मारी तुमने, तुमने बस अपना कंफर्ट चुना, जो मुझे आ रहा था वो कर लिया, जो नहीं आ रहा था वो छोड़ दिया। ऐसे थोड़ी सिलेक्शन होगा, ऐसे थोड़ी 180 180। ये वीडियो देख रहे हो, किस लिए वीडियो देख रहे हो? ये कि सर हमारे 180 में 180 आ सकते हैं, क्या फॉलो करना होगा बताओ, तो वही बता रहे हैं, ठीक है? तो आपकी स्टडी टेबल ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, तभी आपका काम बनेगा, तभी आप अच्छे से पढ़ पाओगे। और 2023 के पेपर की एनालिसिस की बात करूं तो फिजिकल केमिस्ट्री मॉडरेट, ऑर्गेनिक इजी आई थी, आईओसी मॉडरेट आई थी, और एक्सपेक्टेड जो अटेम्प्ट अच्छे हो सकते हैं कि यार इतने सवाल तो बन जाने चाहिए थे, तो 31 से 35 तक सवाल तुम्हारे बड़े आसानी से बन जाते। बस तुम्हें 10 से 13 14 सवाल थोड़े दिमाग लगा के बनाने थे, जो बन जाते। लेकिन ये बहुत ही आसानी से, गुड अटेम्प्ट का मतलब क्या है कि ये तुम आसानी से कर सकते थे अगर तुम रेगुलर तैयारी कर रहे थे। जो पिछले साल के बच्चे हैं उनको भी पता चल गया होगा कि सर 30-35 सवाल तो ऐसे थे कि हमें आते थे, दिक्कत कहां आ गई, बस रिकॉल नहीं कर पाए चीजों को। और बचे हुए सवाल वो भी तुम बना लेते, बस थोड़ा सोचना पड़ता।
हर सवाल ऐसे टिक लगाने वाला नहीं आता ना पेपर में, थोड़ा दिमाग लगाने वाला भी आता है। तो वो दिमाग लगाने वाले सवालों की ही तैयारी तुम कर रहे हो, तभी तुम्हारे 180 में 180 आ पाएंगे। ठीक है। और एनसीईआरटी बेस्ड पेपर था, ऐसा नहीं कि कोई आउट ऑफ सिलेबस था, बस उसमें से कुछ अच्छी लाइनें पूछ ली गई, कुछ अच्छी लाइनें पूछ ली गई, जो कि सारा तुम्हें पढ़ाया गया था लास्ट ईयर, बस उसको थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लिया, कॉन्सेप्ट तो वही था। तो यही सब चीजों की तैयारी तुम्हें करनी है, यही सब चीजों की तैयारी तुम्हें करनी है इस पूरे साल। अब बात कर लेते हैं, तुम 18 तारीख तक तो फ्री बैठे हो ना, तो क्यों एक एक दिन वेस्ट करना। 18 तारीख तक तुम फ्री बैठे हो ना, तो क्यों ना हम ये चीजें एक बार कहीं से भी पढ़ लें। बस तुम्हें आती हो नहीं आती हो इससे मतलब नहीं है, लेकिन एक बार बैठ के मोल कॉन्सेप्ट, रिडॉक्स रिएक्शन और केमिकल बॉन्डिंग आप अपनी तरफ से पढ़ के बैठो। याद करो बचपन में 8वीं क्लास में जब तुम पढ़ते थे, जब अगला चैप्टर शुरू होने वाला होता था तो तुम पहले से रीडिंग करके आते थे, और जब सर या मैम क्लास शुरू करते थे तो तुरंत ये तो वो चीजें क्या होती थी, तुमने पहले से थोड़ा बहुत देख रखा होता था। याद है? तो बस वही काम तुम्हें करना है। और ये तो मैं 18 तक बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि भाई छोड़ दो। जब कभी भी नया चैप्टर चालू हो, थ्रू आउट द सेशन नया चैप्टर चालू हो, उसके पहले उस चैप्टर से रिलेटेड चीजें पहले से पढ़ लो। इतने कमजोर दिमाग वाले नहीं हो तुम, बड़े हो गए हो अब, तो इतना तो तुम्हें समझ में आना चाहिए ना कि क्या चीज आगे आने वाले चैप्टर में है क्या नहीं है। जैसे सपोज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सपोज पढ़ रहे हैं अपन, तो हेलो एल्केन हेलोरिन चालू हो रहा है, तो आपको पता है ना कि हेलो एल्केन हेलोरिन में क्या क्या चीजें हैं, तो चलो मैं एक बार देख लेता हूं, तो जब सर पढ़ाएंगे तो मुझे ज्यादा जल्दी रिकॉल हो जाएंगी चीजें। ठीक है, तो ये काम आपको करना है। ठीक, तो 18 तक क्या कर रहे हो तुम, ये काम कर लो, देख लो जरा एक बार। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जो मुझे आपसे करनी थी। और जाते जाते हम आपको बोलना चाहते, थैंक यू सो मच, आप यहां पर आए और आपने मुझसे कुछ अच्छी और थोड़ी बहुत कड़वी बातें मेरे मुंह से निकल गई हों तो माफी चाहते हैं, लेकिन बहुत जरूरी है। कंफर्ट जोन से कभी सिलेक्शन नहीं होता, कंफर्ट जोन से कभी सक्सेस नहीं मिल सकती है। कंफर्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सक्सेस, और सक्सेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंफर्ट। कंफर्ट जोन से सक्सेस नहीं मिलेगी, आपको अपने आप की लिमिट को एक्सपांड करना होगा, खींचना होगा, तभी काम बन पाएगा, तभी आप ये सपना लेकर आओ। अदरवाइज अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर मुझसे नहीं हो पाएगा, इतना सिलेबस कैसे पढूं, अभी छोड़ दो। बीच में छोड़ने से अच्छा है अभी छोड़ दो। नीट के अलावा जिंदगी में और भी कुछ है, और भी ऑप्शन है, लेकिन अगर लगता है तो जुट जाओ। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, तभी जुट जाओ। अगर आपके दिमाग में 1% भी डाउट है, मैं खुद अभी बोल रहा हूं, वापस चले जाओ, कुछ और कर लो। नीट के अलावा बहुत सारे ऑप्शन है, अलग अलग ब्रांचेस से आप बीएससी वगैरह भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप डॉक्टर बनो। क्यों? क्योंकि आपको अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है, तो पीछे हो जाओ ना। जरूरी थोड़ी है डॉक्टर बनना है। और अगर बनना है, और अगर आपने दिमाग में बिठा लिया कि बनना है, तो ये सारे के सारे पॉइंट जो मैंने बोले, अगर ये आपने फॉलो कर लिए ना, कोई सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा। सिलेक्शन तो छोड़ो, 180 में 180 आएंगे तुम्हारे, किसी के तो आते हैं इसलिए आएंगे। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है, अगर आपके दिमाग में बैठ गया है कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना ही है, चाहे कोई भी वजह हो तुम्हारी, सबकी अपनी वजह होती है, हर एक चीज के लिए वजह चाहिए तुम्हें। अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है, चाहे कोई भी वजह हो, चाहे किसी ने तुम्हारी बेइज्जती कर दी हो, उसको दिखाना हो तुम्हें कि नहीं अब मैं बताता हूं अगले साल, तो उस चीज को, जो चिंगारी जल रही ना, उसको आग बना लो भाई। वो आग बन जानी चाहिए। अगर किसी ने तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं किया ना, तो उसको ये दिखा दो कि तुमने भरोसा नहीं किया था अंकल, अब देखो अगले साल फोन आएगा उनका सबसे पहले। तो अगर तुमने सोच लिया है करना है तो भाई कूद जाओ, युद्ध है भाई, आसान नहीं है। अगर बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं तो किसी ना किसी की वो सीट पहले से पक्की हो चुकी है, लिखा हुआ है ये। अब अगर तुम्हें वो सीट चाहिए तो लड़ना होगा, तुम्हें उससे वो सीट छीननी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलो फिर मुलाकात करते हैं फिर कभी। थोड़े से हार्ड वर्ड मेरे आपको आज मुंह से सुनने को मिल रहे होंगे कि सर इतने कठोर दिल के कैसे हो गए, लेकिन बहुत जरूरी है ये। ठीक है, बहुत जरूरी है ये।
क्योंकि आप लोग एकदम सोचते हो कि नहीं हम तो ड्रॉप ले रहे हैं, बस ड्रॉप लेना अपने आप में अचीवमेंट हो गया। भाई जरूरी थोड़ी है ड्रॉप लेना है यार, बहुत सारी चीजें हैं। ड्रॉप लेने को अचीवमेंट बना दिया है। काय का अचीवमेंट? अचीवमेंट तो तब है ना कि जब नीट में सिलेक्ट हो जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे। और नहीं होना तो अभी पीछे होके कुछ और कर लो। क्यों जबरदस्ती भीड़ बढ़ा रहे हो? है ना? और अगर लग रहा है आपको कि नहीं मुझे, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, तो जुटना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। ठीक है?